हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हमने इस सिद्धांत में मुख्य बातें की जो वेगनर महोदय ने बताई 1912 में। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। हमने इसमें लॉरेशिया, अंगारालैंड और गोंडवालैंड में पेंजिया का विखंडन देखा। उसी के अंदर हमने यहाँ पे जो तथ्य हैं, इसके प्रमाण में जो पक्ष हैं, उसके बारे में चर्चा की। एक बार हम मोटा मोटा उसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी बातें की हमने जिग्सा फिट की बात की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे से वापस वैसे ही जुड़ सकते हैं जैसे पहले जुड़े हुए थे, क्योंकि दोनों के किनारे सेम मिलते हैं। दूसरी हमने चर्चा की लेमिंग जीव की, जो कि पश्चिम में विचरण करते थे और अब पश्चिम में करते हैं तो वो समुद्र में जाकर अपने प्राण दे देते हैं। तीसरी हमने चर्चा की ग्रीनलैंड का पश्चिम की ओर प्रसार हो रहा है, अभी भी 20 मीटर की पश्चिम प्रतिवर्ष 20 मीटर की ओर खिसक रहा है पश्चिम की ओर ग्रीनलैंड। और फिर हमने बात की अंध महासागर के दोनों तटों पर, पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर। पूर्वी तट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप, और पर जो पश्चिमी तट वहाँ जैसे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पर जो वनस्पति है, वहाँ की जो चट्टानें हैं, वहाँ के जो जीवाश्म हैं, उनमें एक रूपता पाई जाती है। ये बात की है। फिर लाल सागर की हमने बात की, लाल सागर में आज भी निरंतर प्रसार हो रहा है। फिर हमने चर्चा की कि जो क्षेत्र हैं, जैसे मान लो कोई भी क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पे समान एक दूसरे, जैसे इधर की चट्टानें हैं उधर की चट्टानें, दोनों के अंदर एक जैसे ही गुण पाए जाते हैं चट्टानों के अंदर। ये हमने पक्ष में प्रमाणों की बात की है। इसके बाद में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें लगने वाले जो बल हैं, जो महाद्वीपीय विस्थापन में जो बल लगते हैं, वो कौन कौन से बल कार्य करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बल की बात करें, कौन कौन सा बल काम किया, उसमें पहला बल हम काम में ले रहे हैं प्लवनशीलता बल। प्लवनशीलता यानी तेराव का नियम। कौन सा है ये? तेराव का। यहाँ पे हम कहते हैं कि वेगनर महोदय ये कहते हैं कि जो कम घनत्व है, कम घनत्व की जो वस्तु होगी वो अधिक घनत्व की वस्तु पर तैरती है। कोई भी वस्तु हो, कम घनत्व की होगी वो हल्की होगी, अधिक घनत्व की वस्तु होगी वो भारी होगी। जैसे आप कह सकते हो, जैसे इतने क्षेत्र मान लो, इसके अंदर मानो आप, ये क्या होगा? पानी होगा। ये क्या होगा? इतने बड़े बर्तन में लोहा होगा। इसका 5 kg का वजन है, जबकि लोहा भारी होता है। इस घनत्व के अंदर इस लोहे में 10 kg लोहा आ जाएगा। तो घनत्व किसका ज़्यादा हुआ? लोहे का। तो हल्की वस्तु होगी वो इस भारी वस्तु पर तैरेगी। ये कहना है वेगनर महोदय का। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, पानी पर बर्फ का तैरना। बर्फ का तैरना आप इसका एग्जाम्पल घर पे देख सकते हो। एक बर्तन लीजिए, उसमें आप फ्रिज से बर्फ़ निकालो और उस पानी में डाल दो। आपको वो पानी है, वो पानी के ऊपर बर्फ़ आपको थोड़ा सा नज़र आएगी और वो तैरती हुई नज़र आएगी, उसके अंदर डूबेगी नहीं। तो ये कहते हैं कि कम घनत्व, जैसे हम सियाल और सीमा की बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो कम घनत्व की जो परत है वो ऊपर वाली सियाल की परत है, जबकि जो अंदर की परत है ये वाली, ये परत अधिक घनत्व की है। तो यहाँ जो सियाल है वो इसके ऊपर तैर रही है। इसका घनत्व हम बताते हैं 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि इसका घनत्व हम बताते हैं 2.9 से 4.5 या 6 तक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसका जो घनत्व होगा मेंटल का, वो घनत्व ज़्यादा है किसकी एवज में? वो घनत्व सियाल की एवज में। तो सियाल की जो परत है वो तैर रही है किस पर? सीमा पर। ये सीमा वाली परत है, ये सियाल वाली है। तो सियाल की परत सीमा पे तैर रही है, जैसे बर्फ़ तैरती है पानी पर। तो इसलिए इसको कहते हैं प्लवनशीलता का सिद्धांत या बल। ठीक है। तो महाद्वीपों में विस्थापन का एक बल तो ये काम करता है कि ये सियाल सीमा पर तैर रहा है, जिसके कारण वो ऊपर वाली जो प्लेटें हैं, जो महाद्वीप हैं, वो तैर करके आगे की ओर संचलन करते हैं।
तो पहला बल तो काम कौन सा कर गया, प्लवनशीलता गया, तेराव का सिद्धांत। दूसरा जो बल है वो है ज्वारीय बल। कौन सा बल है, ज्वारीय बल। ज्वारीय बल, ज्वारीय जो बल होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बल होता है जो पृथ्वी को संतुलित करता है। जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है, पृथ्वी दो करती है, एक तो परिभ्रमण करती है, एक परिक्रमण करती है। परिभ्रमण और परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है। परिक्रमण का मतलब किसी स्थान के चारों ओर चक्कर लगाना, ये तो क्या होगा, परिक्रमण। और परिभ्रमण इसको घूर्णन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घूर्णन। ये अपने ही स्थान पे घूमती रहती है, अपने ही स्थान पे घूमती रहती है। जैसे हम इस तरीके से घूम करके अपने स्थान पे घूमते रहते हैं, उसको हम कहते हैं परिभ्रमण। तो पृथ्वी अपने स्थान पे, जैसे ग्लोब है, ग्लोब को आप अब उस स्थान पे उसको घुमाओगे तो वो अपने स्थान पे घूर्णन करेगी, परिभ्रमण करेगी। ठीक है। परिक्रमण का मतलब वो किसी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको हम परिक्रमण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कहें तो इस ज्वारीय बल में परिभ्रमण जो है पृथ्वी का वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जैसे ये पृथ्वी है, इसका घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। यहाँ सूर्य की स्थिति है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको अपनी तरफ खींचता है। किसको, इस पृथ्वी को। तो पृथ्वी का घूर्णन इस तरीके से है, पृथ्वी का घूर्णन है वो इस तरीके से है, समझ गए। और पृथ्वी के इस भाग, बाहरी भाग पर यहाँ पे पानी भी है और ऊपर महाद्वीप भी, स्थल भाग भी है। तो इसको अपनी तरफ खींचने का काम तो ये करता है। पृथ्वी इधर जाती है तो ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसका पानी इसकी तरफ आएगा। जैसे पृथ्वी तो इधर चली गई और इसका पानी इस तरफ खींच गया, तो यहाँ पे ये ज्वारीय बल काम करता है। ये चंद्रमा और जो सूर्य है इन दोनों का आकर्षण है। ठीक है। जैसे मानो इसके चारों ओर पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा है, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब इसकी स्थिति यहाँ पे आ जाएगी तो एक तरफ सूर्य हो जाएगा और चंद्रमा हो जाएंगे, इधर पृथ्वी है। दोनों का आकर्षण बल साथ में काम करेगा, दोनों गुरुत्वाकर्षण बल इसके पानी को खींचने का काम करेगा। इसलिए ऊपर का पानी है वो पानी ज़्यादा उछाल मारता है, इसलिए तो पृथ्वी पे ज्वार भाटे आते हैं। तो ये जो ज्वारीय बल है ये भी यहाँ पे पृथ्वी पे जो विस्थापन का काम करते हैं वो है। ठीक है। यानी पश्चिम में जो प्रसार हो रहा है वो पश्चिमी प्रवाह क्यों हो रहा है, वो ज्वारीय बल के कारण ही हो रहा है। क्योंकि पृथ्वी यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जबकि ये बल पश्चिम की ओर लग रहा है। तो जितने भी महाद्वीप है उसका प्रवाह पश्चिम की ओर होगा, तो यहाँ पे जो ज्वारीय बल है वो काम करेगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं द्वीपों की उत्पत्ति। अगला जो बल है, द्वीपों की उत्पत्ति कैसी। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने बताया, कई विद्वान पूछ लिया कि चलो आपने महाद्वीपों की बता दी कि महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाह कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें हम पश्चिमी द्वीप समूह बोल सकते हैं, पूर्वी द्वीप समूह बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम और द्वीप में फोकलैंड द्वीप है या ग्रीनलैंड है या ब्रिटेन जो है या जापान जैसे द्वीप बने हुए हैं, वो क्यों बने। तो इनका कहने का मतलब क्या था कि सियाल सीमा पर तैरती है। इन्होंने क्या कहा, सियाल सीमा पर तैरती है, लेकिन सीमा में कुछ जो सियाल को रोक लेते हैं, कोई पदार्थ ऐसा है जो सियाल को सीमा पर तैरने से रोक देता है, जिससे भूमि का कुछ भाग है महाद्वीपों से छूट जाता है। जैसे मानो यहाँ पे कोई टुकड़ा है वो पश्चिम की ओर जा रहा है, इसमें कोई रुकावट आई तो यहाँ इसका कुछ टुकड़ा पीछे ही छूट गया, यहाँ पे छूट गया और ये आगे निकल गया। तो अब ये टुकड़ा जो छूट गया महाद्वीपों का वो यहीं पे रह गया, इसके चारों तरफ पानी हो गया, इसको इन्होंने क्या कहा, ये द्वीप हो गई। ठीक है। ये बात हो गई इसकी जो द्वीपों की उत्पत्ति की। फिर कहता है कि पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पर्वतों की उत्पत्ति उन्होंने बताया कि सियाल सीमा पर तैर रही है और इसमें एक रुकावट आई, रुकावट आने से यहाँ पे अभिसरण क्रिया हुई और पर्वतों के निर्माण हो गया। जैसे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाह कर रहे थे, यानी सियाल का पार्ट था वो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, उसके नीचे सीमा थी, उसके ऊपर पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहा था उनमें। तो बीच में कोई रुकावट आई, रुकावट आने से वहाँ से दोनों में टकराव हुआ, वो टकराव होने से वहाँ पे जो मलबा था वो पर्वतों में बदल गया, यानी रॉकीज और एंडीज पर्वत श्रृंखला वहाँ पे बन गई। तो इन्होंने इस तरीके की बल बताई। ठीक है। इसके बाद में इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर कुछ दोष है। क्या है, कुछ दोष है।
दोष क्या क्या है, यानी इनकी आलोचना हुई। कुछ दोष ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने जो वनस्पति अंध महासागर में बताई या दोनों तटों पर अंध महासागर की बताई थी, वो वनस्पति साइबेरिया में भी है, अफगानिस्तान में भी है और भारत में भी है। जो वनस्पति इन्होंने, हमने पक्ष में प्रमाण पढ़े थे ना कि वनस्पति अंध महासागर के पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है। यहाँ पे वनस्पति इसके पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है, दोनों तटों पर है। तो वो वनस्पति यहाँ पे ये दोष प्रदर्शित कर रही है कि जो वनस्पति आपने इन दोनों तटों पर बताई, वैसी की वैसी वनस्पति है, वो साइबेरिया में भी है और अफगानिस्तान में भी और भारत में भी है। वो कहाँ से आई? तो ये इस सिद्धांत का एक प्रमुख दोष माना जाता है। ठीक है। और फिर हम दूसरा दोष ये है कि जो पेंजिया था, पेंजिया महाद्वीप था, उसके दो टुकड़े होकर के केवल पश्चिम में ही नहीं गई, जबकि सभी दिशाओं में वो गमन किया। यानी जैसे हम बात करें तो भारत वाला टुकड़ा उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, और जो यूरोप है वो उत्तर की ओर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका वो दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है। तो आपने जो पश्चिम की ओर गमन बताया वो गलत है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के समीप बताई पेंजिया की महाद्वीप की स्थिति, तो विखंडित होकर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पश्चिम की ओर, यूरोप उत्तर की ओर, अंटार्कटिका दक्षिण की ओर क्यों गई? तो ये एक प्रमुख दोष था। फिर ये कहते हैं, एक आलोचना ये भी हुई कि जो जिग्सा फिट है, जो जिग्सा फिट है उसके द्वारा जो हम कह सकते हैं कि वो फिट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सियाल सीमा पर तैर रही है, सियाल सीमा पर तैर रही है, उसके अंदर रुकावट कहाँ से आई? जब वो तैर ही रही है तो उसके अंदर रुकावट आई कहाँ से? ये बात कही। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। फिर एक आलोचना ये भी हुई कि जब कार्बोनिफेरस युग से पूर्व जब पेंजिया था, वो पेंजिया किस शक्ति से बंधा हुआ था? उसमें विखंडन हुआ तो क्यों हुआ? अगर चलो विखंडन भी हो गया तो ये प्रमाणित कर दो कि ये इससे पहले इस शक्ति से बंधा हुआ था। उस शक्ति का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो बहुत सारी उसकी आलोचना भी हुई। ठीक है। फिर भी ये सिद्धांत अपने आप में अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, अपना महत्वपूर्ण भाग रखता है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिक जैसा सिद्धांत है वो इसी के एवज में दिया गया था कि प्लेटों में वास्तव में प्रवाह होता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको आप ध्यान में रखना। ठीक। आगे न्यू टॉपिक है अपना, इसके बाद में कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं। इस सिद्धांत के बाद में समस्थिति सिद्धांत, टॉपिक का नाम क्या है? समस्थिति। इसका दूसरा नाम आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी या भूसंचलन, भूसंचलन। ये टॉपिक अपना नया टॉपिक है। थोड़ी सी डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे इसकी। समस्थिति भूसंचलन आइसोस्टेसी है। वो आइसोस्टेसी जो शब्द है आइसोस्टेसी, ये ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा का शब्द है कौन सा? आइसोस्टेसियस। कौन सा शब्द है? आइसोस्टेसियस शब्द है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? समस्थिति, जिसका अर्थ क्या होगा? समस्थिति होगा। आइसोस्टेसिस का अर्थ क्या है? समस्थिति। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर, इसका मतलब क्या होता है? समस्थिति का मतलब क्या होता है वो हम बता रहे हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर ऊपर उठे हुए पर्वत, पठार, मैदान, नीचे यानी गहराई में स्थित सागर, महासागर के मध्य भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की दशा को क्या कहते हैं? भूसंचलन या समस्थिति कहते हैं। वापिस रिपीट कर रहे हैं। परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर उभार है, उसके धरातल पे उभार है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। यहाँ पे हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, कहीं पे सागर है, कहीं पे पर्वत, पठार है। तो ऐसे ऊबड़ खाबड़ पृथ्वी का धरातल है
है यहाँ पे, कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं पे पर्वत, ऊंचे पर्वत उठे हुए हैं, कहीं पे पठारी भाग है, कहीं मैदानी भाग है। तो आपको ये जो कंडीशन है, इसमें जो संचलन है, यानी पृथ्वी घूमती है उसके बाद भी ये पर्वत नीचे नहीं गिरते, इसमें क्या स्थिरता है, क्या इनकी जड़ें हैं, उनके बारे में इस संचलन भूस्थिति सिद्धांत या इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये पर्वत जो उठे हुए हैं ये पड़ते क्यों नहीं हैं। इतने ऊंचे पर्वत है, कोई पर्वत तो इतना ऊंचा होता है कि वो बिल्कुल हिलता तक नहीं है, कारण क्या है उसका, जबकि पृथ्वी तो रोटेट होती है, पृथ्वी घूमती है। जब कोई चीज़ घूमती है तो उसके ऊपर कोई चीज़ है वो हिलेगी ज़रूर, लेकिन ये पर्वतों पे कोई असर ही नहीं है, समझ रहे हो। तो उस चीज़ के लिए ये क्या कहता है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर ऊपर उठे हुए पर्वत, पठार, मैदान और गहराई में स्थित सागर, महासागर के मध्य भौतिक या यांत्रिक जो स्थिरता की दशा है उसको हम क्या कहते हैं, समस्थिति या भूसंचलन कहते हैं। ठीक है। समस्थिति शब्द का सबसे पहले अमेरिकी भूगोलवेता C.E. डटन ने 1889 में अध्ययन किया। या सर्वप्रथम प्रयोग मान सकते हो, समस्थिति का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी विज्ञानी है, अमेरिकी विज्ञानी C.E. डटन ठीक है। 1889 में ये सिद्धांत दिया गया था, इस शब्द को दिया गया था। कब दिया गया है? 1889 में। अमेरिकी विज्ञानी कौन है? डटन महोदय, जिन्होंने समस्थिति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। डटन का उद्देश्य था कि जो भूतल है, धरातल, इसके ऊपर जो असमान भागों में बने हुए संतुलन को इन्होंने प्रदर्शित करना चाहा, इस नाम से कि जो असंतुलन इसके अंदर संतुलन बना हुआ है वो बना हुआ कैसे है। उनका मत था कि ऊंचे उठे हुए जो भाग थे उनका घनत्व कम होता है, जबकि निचले भागों का घनत्व अधिक होता है। ये उनका मत था। किसका? डटन महोदय का मत था। ये मत क्या है इनका? डटन का मत, इनका मत है कि ऊंचे उठे हुए स्तंभ का कम घनत्व है, जबकि जो गहराई वाली यानी नीचे जो स्तंभ है, निचले भागों का घनत्व होता है वो कम होता है। निचले भागों का घनत्व अधिक होता है, ये मत किसका है? डटन महोदय का है कि ऊपर उठे हुए स्तंभ जैसे पर्वत है उनका घनत्व कम होगा, फिर पठार आएगा, पठार का घनत्व उससे ज़्यादा होगा, फिर मैदान आएगा, मैदानों का घनत्व और ज़्यादा होगा, फिर सागर, महासागर आएंगे, उनका घनत्व और ज़्यादा होगा। तो इनके घनत्व की चर्चा की है, यानी ऊंचाई और घनत्व के अंदर विलोमानुपाती संबंध होता है। ज़्यादा ऊंचाई घनत्व कम, कम ऊंचाई घनत्व ज़्यादा। ठीक है, इसको ध्यान में आप रखोगे। इसके बाद में डटन के अनुसार धरातल की कुछ गहराई में एक सीधी रेखा होती है, उस सीधी रेखा पे सबका भार होगा वो समान हो जाएगा। ये कहते हैं कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे समुद्र है, इन सब का एक सीधी रेखा पर, जैसे एक रेखा है ये, इसके ऊपर इसका घनत्व कम, इसका इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इसके ज़्यादा, यहाँ तक तो ऐसे कम ज़्यादा है, लेकिन एक क्षतिपूर्ति रेखा होगी। इसको क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति रेखा। इसको क्षतिपूर्ति रेखा कहते हैं। इसके नीचे सबका घनत्व, सबकी जड़ें जो होगी वो समान घनत्व की होगी, ये कहते हैं। डटन महोदय कहते हैं कि एक लाइन होगी, उसके ऊपर तो घनत्व में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसके नीचे जो भिन्नता नहीं, जो घनत्व होगा उनमें कोई भिन्नता नहीं होगी, उनका सबका घनत्व क्या होगा? समान होगा।
ठीक है, ये बात इन्होंने डटन ने समदाब रेखा भी कहा है इसको, समतोल रेखा या क्षतिपूर्ति रेखा, 3 नामों से जाना है इसको। किस नामों से? समदाब रेखा, समतोल रेखा और क्षतिपूर्ति रेखा, ये इसके बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक है, आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।